मैं कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार माननीय महाधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे स्वागत उद्बोधन से आप सभी का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। माननीय महाधिवक्ता जी। कर्तव्य के पुनीत पथ पर दृढ़ संकल्पित होकर मध्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग की उन्नति हो, उनका उत्थान हो, जीवन उनका आसान बने, उनके जीवन में कल्याण के मार्ग प्रशस्त हों, इस दिशा न केवल चिंतनशील बल्कि परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले, वास्तव में प्रतिदिन 18 घंटे से ज्यादा काम करने वाले और मध्य प्रदेश की जनता के साथ जिनका जीवंत संपर्क है, अत्यंत सरल, मृदुभाषी, संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी आज के हमारे कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि और मध्य प्रदेश के जनप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी भाई साहब का मैं हार्दिक स्वागत का अभिनंदन करता हूं। मुरैना जिले की विधानसभा जौरा और वहां से निकलकर ग्वालियर में आकर के और अधिवक्ता का व्यवसाय आरंभ करने वाले, अधिवक्ता के व्यवसाय को ही समाज सेवा का साधन और ऐसा मानकर व्यवसायरत रहने वाले, ये उन्हीं का कठिन परिश्रम ऐसा रहा कि वे हम सभी के बीच इसी जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश, इस नाते से उन्होंने हम सभी का मार्गदर्शन किया। और ये न केवल आज जबलपुर के लिए बल्कि मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि वे सर्वोच्च न्यायालय में और न्यायाधीश के नाते आज हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम के बाद फिर भी जब मैंने उनसे अनुरोध किया, उन्होंने समय निकालकर और इस कार्यक्रम में वे पधारे हैं। ऐसे माननीय न्यायाधिपति श्रीमान जितेंद्र कुमार माहेश्वरी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये संयोग ही है कि 13 अक्टूबर 2021 को महाधिवक्ता इस नाते से ये दायित्व आया और उसके दूसरे ही दिन मुझे जिनके शपथ ग्रहण समारोह में महाधिवक्ता इस नाते से सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। वे वास्तव में जब न्यायालय में बैठते हैं तो अत्यंत अनुशासन प्रिय, और जब व्यक्तिगत उनसे हम मिलते हैं तो अत्यंत सहज, सरल और संवेदनशील व्यक्ति हैं। उनसे जब भी मिलने का अवसर मुझे मिला, उन्होंने सदैव मुझसे कहा कि मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की अपनी पुरानी परंपराएं हैं, मर्यादाएं हैं, इन सभी को अक्षुण्ण रखते हुए और मध्य प्रदेश में सभी को न्याय सुगम, इस दिशा में प्रयत्न करना चाहता हूं। लोगों को न्याय मिले, न्याय समय पर मिले और लोगों को यह संतोष हो कि उनके साथ न्याय हुआ है। ऐसा जिनका संकल्प है कि वे 100% मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को अपना देना चाहते हैं, ऐसे हमारे मुख्य न्यायाधिपति श्रीमान रवि मालीमठ जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वे अध्यक्षता आज के हमारे इस कार्यक्रम की कर रहे हैं। जबलपुर जिनकी कर्म भूमि रही है, यहीं उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। हम जब नए नए वकालत में आए तो उन्हें सदैव देखकर और वकालत में कुछ नया सीखने का अवसर हमारे जीवन पे आया और हमारे जैसे कई अधिवक्ता बंधुओं ने उनसे प्रेरणा ली
आगे चलकर वे हमारे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधिपति हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति रहे और जिनके चेहरे में सदैव प्रसन्नता रहती है, सरलता का भाव रहता है। आज वे वर्तमान में आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल के माननीय चेयरमैन हैं। ऐसे परम श्रद्धेय श्रीमान राजेंद्र मेनन जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। इस सभागृह में उपस्थित सभी मेरे सम्मानीय न्यायाधीशगण, आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आपने अपनी कार्यप्रणाली से और एक संदेश स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है जो मुझे दोहे का स्मरण कराता है, सोई न्याय जो सत न करई, सब हितकारी धर्म अनुसरई। न्याय ऐसा हो जो सत्य की कसौटी पर टिका हुआ हो, सबके लिए हितकारी हो, कल्याणकारी हो और धर्म के अनुसरण में हो। ऐसे सभी सम्मानीय न्यायाधिपति गणों का मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं, उन सभी का अभिनंदन करता हूं। इस सभागृह में मेरे अधिवक्ता परिवार के बहुत से ऐसे वरिष्ठ परम सम्मानीय अधिवक्ता वे उपस्थित हैं। मेरे साथी अधिवक्ता भी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हैं। मैं कृतज्ञ हूं कि आपने अपने परिवार में और आज तक के मेरी इस अधिवक्ता व्यवसाय की संघर्ष यात्रा में अपना यथा योग्य मुझे दिया, मेरा संबल बनाया और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मुझे जो प्रेरणा आपसे मिली उसे मैं पंक्तियों में कुछ कविता की एक दो व्यक्त करना चाहूंगा कि आदमी को चाहिए वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। मैं हृदय से अपने अधिवक्ता परिवार के सभी सम्मानीय वरिष्ठ अधिवक्ता, साथी अधिवक्ताओं का हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। वास्तव में यह कार्यक्रम तभी सफल हुआ जब हमारे राज्य सरकार के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, उन्होंने अथक परिश्रम किया और तभी यह कार्यक्रम आज साकार रूप ले रहा है। मैं ऐसे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का भी स्वागत करता हूं। मीडिया के मेरे सभी मित्रों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं कि वे अपने व्यस्त समय सारणी में से समय निकाल करके यहां उपस्थित रहे और वास्तव में महाधिवक्ता कार्यालय का नवसृजन स्थान निश्चित था और भवन की रचना कैसी हो यह भी तय कर लिया गया था, लेकिन उसको साकार रूप देना थोड़ा कठिन था क्योंकि उसमें अर्थ की आवश्यकता होती थी। मेरा छोटा सा कार्यकाल था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी भाई साहब के साथ जब भी मुझे भेंट करने का अवसर मिलता था, वो मुझसे एक ही अपेक्षा कहते थे। वो कहते थे कि मध्य प्रदेश राज्य में सभी को न्याय बड़ी सुगमता से मिले। राज्य सरकार एक मॉडल लिटिगेंट है, उस मॉडल लिटिगेंट के नाते उच्च न्यायालय के जो न्यायदान की प्रक्रिया है, जिला न्यायालयों की जो न्यायदान की प्रक्रिया है, उसमें हम एक सहायक के रूप में अपनी भूमिका को अदा करें। मैंने एक बार उनसे आग्रह किया कि भाई साहब भवन बनाने के लिए कुछ बजट की आवश्यकता है। भाई साहब ने पूछा और तत्काल और उन्होंने अपने स्वभाव के अनुरूप बिना विलंब किए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस मंत्र का अनुसरण करते हुए और 35 करोड़ से अधिक का बजट उन्होंने स्वीकृत किया और 8 मंजिल के लगभग ये महाधिवक्ता कार्यालय का जो नवीन भवन है वो बनाए जाने के मार्ग को उन्होंने प्रशस्त किया। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं और मुझे किसी शायर के द्वारा लिखी गई एक शायरी का स्मरण होता है जो संभवतः मेरी भावनाएं
माननीय मुख्य अतिथि के लिए व्यक्त कर सकें। जिंदगी तूफान थी, भूचाल थी, सैलाब थी। जिंदगी तूफान थी, भूचाल थी, सैलाब थी। वक्त करवटों पर करवटें बदलता रहा। काफिले इन राहों पर आते रहे, जाते रहे। रहबर सभी को उनकी महफूजत का सिला देता रहा। वास्तव में उन्होंने जो महाअधिवक्ता कार्यालय के नवीन भवन के लिए मार्ग प्रशस्त किया है, इस सदन में बैठे हुए हम प्रत्येक व्यक्ति उनका हृदय से और जोरदार ताली बजाकर उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। मैं आप सभी का एक बार पुनः जबलपुर संस्कार धानी में मां नर्मदा की इस पावन धरा पर पुनः स्वागत करते हुए और अपना स्वागत उद्बोधन को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। सरल एवं सहज व्यक्तित्व के धनी, आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल नई दिल्ली के चेयरमैन एवं दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति माननीय श्री राजेंद्र मेनन जी से निवेदन करता हूं कि वे हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। नमस्कार। मध्य प्रदेश के यशस्वी और जनप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, मेरे भ्राता न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र महेश्वरी जी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रवि मल्लिमत, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मेरे भ्राता न्यायाधीश, आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल के मेरे भ्राता मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन लेफ्टिनेंट जनरल गोपाल, जबलपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राकेश सिंह जी, वरिष्ठ अधिवक्तागण, मेरे न्यायिक परिवार के समस्त मौजूद सदस्यगण, देवी और सज्जनों, इस मंच से, मेरी कर्मभूमि से आप सबसे बात करने में बहुत ही इमोशनल फील कर रहा हूं। प्रशांत को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि आज के इस कार्यक्रम में मैं शामिल हूं और इस कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद दूं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जो महाधिवक्ता कार्यालय है, उसकी स्थिति काफी दिनों से थोड़ी कमजोर थी। बैठने की जगह नहीं थी। शासकीय अधिवक्ता फाइलों पर बैठकर काम करते थे और ये एक बहुत ही जरूरी आवश्यकता थी जो आज पूरी हो रही है। और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी और प्रशांत सिंह जी का धन्यवाद देता हूं कि जबलपुर उच्च न्यायालय को उन्होंने एक मॉडर्न और इंफ्रास्ट्रक्चरली वेल डेवलप्ड एजी ऑफिस प्रदान किया। जैसे कि प्रशांत सिंह जी ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन और यहाँ के मुखिया शिवराज सिंह जी चाहते हैं कि आखिरी पंक्ति में खड़े हर व्यक्ति को न्याय मिले और न्यायदान में कोई बाधा न उत्पन्न हो। और इसके लिए हम न्यायाधीश और अधिवक्ता वचनबद्ध हैं कि हम संविधान के अनुसार न्याय का प्रदान उन सभी व्यक्तियों को करें जो न्याय के लिए हमारे पास आते हैं, मुकदमा दर्ज करते हैं। शासकीय अधिवक्ताओं से मेरा एक अनुरोध है कि वे कोर्ट में जब शासन की ओर से पैरवी करते हैं तो उन्हें ये ध्यान में रखना चाहिए कि शासन
नागरिकों से चलता है. It is we the people who form the government, and therefore justice to the people is not the bounden duty of the judiciary alone but of the state also. और शासकीय अधिवक्ता की हैसियत से अगर उन्हें लगे कि शासन ने कुछ गलती की है तो उसे सुधारने का दायित्व कोर्ट में उनके ऊपर होता है. इससे न ही नागरिकों को न्याय मिलता है बल्कि शासन की जो भरोसा है और शासन के ऊपर जो क्या बोलते हैं विश्वास है वो सिटीजन्स का बढ़ता है. आज के दिन न्यायिक प्रक्रिया में सबसे जटिल समस्या जो है वो है न्याय में विलंब, आउटबस्ट ऑफ डॉकेट, और उसका समाधान हमें सब मिलकर खोजना पड़ेगा. एक जो उपाय के आ रहा है वो है एडीआर, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल सिस्टम, और उसमें दो मुख्य प्रोसीजर हैं, आर्बिट्रेशन और मीडिएशन. मैं खास तौर पे मीडिएशन पे जोर देता हूं. जब मध्य प्रदेश में था मीडिएशन से जुड़ा था, पटना गया वहां भी जुड़ा था, और दिल्ली में जो मीडिएशन की प्रक्रिया देखी तो उससे लगा कि जो मीडिएशन की प्रक्रिया दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई जैसे शहरों में होती है वो मेरे मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती. हमारे यहाँ मीडिएशन मेनली कोर्ट एनेक्स्ड मीडिएशन होता है, लेकिन दिल्ली वगैरह में मैंने देखा कि वहां प्री लिटिगेशन मीडिएशन होता है, प्राइवेट मीडिएशन होता है, और इससे जो मुकदमे कोर्ट में आते हैं वो कोर्ट में आने के पहले ही उनका निराकरण हो जाता है समझौते के आधार पर. और मीडिएशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इट इज ए विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज. बहुत ही जल्दी मीडिएशन बिल आने वाला है, और मीडिएशन बिल आने के बाद प्री लिटिगेशन मीडिएशन बहुत अहम न्यायिक प्रक्रिया हो जाएगी. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्टेज पर मौजूद हैं, चीफ जस्टिस साहब मौजूद हैं और एडवोकेट जनरल भी मौजूद हैं. दिल्ली में मीडिएशन का काम सिर्फ लीगल सर्विस अथॉरिटी नहीं करती, दिल्ली गवर्नमेंट के भी मीडिएशन सेंटर हैं. दिल्ली गवर्नमेंट के मीडिएशन सेंटर दिल्ली के लॉ डिपार्टमेंट चलाती है. वहां मीडिएशन ट्रेनिंग होता है, मीडिएशन सेंटर्स हैं, और प्री लिटिगेशन मीडिएशन को अहमियत दी जाती है. मैं चाहता हूं कि जब दिल्ली, बेंगलोर और चेन्नई जैसे शहरों में प्री मीडिएशन और प्राइवेट मीडिएशन होता है तो हमारे मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होना चाहिए. मैं अपने भ्राता न्यायाधीश और अधिवक्ता गणों से प्रार्थना करता हूं कि हमें भी अपने प्रदेश में मीडिएशन को बढ़ावा देना चाहिए और गांव और कस्बों में भी मीडिएशन पहुंचाकर जो विवाद होते हैं उन्हें उसी स्तर पे न्यायालय में आने के पहले खत्म करने का प्रयास करना चाहिए. अगर ये हो जाएगा तो न्यायालय में जो प्रकरण आते हैं और खास करके जो फैमिली डिस्प्यूट 8-8, 9-9 साल तक फैमिली कोर्ट में पेंडिंग होते हैं वो खत्म हो जाएंगे. मैं ये बात अधिकार के साथ इसलिए कह सकता हूं कि मैंने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में मीडिएशन इंट्रोड्यूस किया. प्री लिटिगेशन मीडिएशन आर्मी के ऑफिसर्स को ट्रेन करके कराया और वहां के जो फैमिली डिस्प्यूट्स हैं वो मैं आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल के जरिए, दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी के जरिए प्री लिटिगेशन मीडिएशन करके उन्हें कोर्ट में जाने के पहले खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं. ऐसे कई प्रोसीजर हमको आगे अपनाने पड़ेंगे, तभी हम जाके कोर्ट के जो बर्डन है उसको कम कर पाएंगे, ताकि न्यायाधीश और कोर्ट जो मुकदमे कोर्ट को निराकरण करना है उनमें अपना ज्यादा समय दे सके. ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा. इस मंच से
जो मुझे लगा कि मुझे आप लोग को संदेश देना चाहिए वो दिया। मुझे आप लोग ने इतने ध्यानपूर्वक सुना, ये मौका दिया, इसके लिए सबको सहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री रवि मलिमठ जी, जिनसे प्रेरणा लेकर हम सभी नित प्रति कार्य करते हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। माननीय मलिमठ जी। Honorable Shri Shivraj Singh Chauhan, Honorable Chief Minister, State of Madhya Pradesh, Honorable Justice J.K. Maheshwari ji, Judge, Supreme Court of India, my esteemed sister and brother judges, Shri Prashant Singh, Advocate General, State of Madhya Pradesh, Justice Menon, Chairman, Armed Forces Tribunal, Shri Rakesh Singh, Member of Parliament, Lok Sabha, Srimati Sumitra Balmik, Member of Parliament, Rajya Sabha, my respected senior counsels, my dear members of the bar, ladies and gentlemen. I'm extremely happy to be here today to be a part of this auspicious occasion of the foundation stone laying ceremony of the new building for the Advocate General's office. It is indeed a very momentous occasion, not only for the Advocate General but for all of us. There is a new law that has been enacted, and I'm sure the Advocate General will know that whoever guests are invited for the foundation stone laying ceremony, you have to invite them when the building is inaugurated. So I'm quite sure the Advocate General will remember that and to ensure that I'm here when the building is inaugurated. The advocates normally have a tendency to seek adjournments in most of the cases, and for that the cases get delayed and the cases are kept pending. So my only request to the Advocate General is to ensure that he does not grant any adjournment to the contractor to finish this building. I do hope that the building will be finished as early as possible. Be that as it may, the construction of a new building is virtually like building a new institution. It's an institution of great prominence. And I must say that institutions are not built by brick and mortar. They are built by men. It is the stature, integrity, honesty, and competence of every man that builds the institution. It is the strength of the man that makes the institution great. A strong man builds a strong institution, and a strong institution builds a stronger India. It is for this reason that each one of you must have values and principles by which you guide your life. You must be wedded to those principles. Every act of yours should be governed by the principles that you uphold. What is the difference between an animal and a man?
The animal also survives. It lives, it breathes, it dies. So does a man. The difference is that man can think. You need to think. You need to have focus in life. You cannot just lead a life without any guiding principles. Until and unless you devise your own values and principles, I don't think you're going to lead a full life. One must lead a meaningful life. And when you say a meaningful life, it's a life followed by what you really mean, how you really would like to lead your life. To run behind materialistic comforts, to have no values and no principles in life, that is not what a good human being should be. You must choose, as you choose every single incident in your life, which path you are going to take. And in deciding that path, it is your values and principles alone that will come into play. Whenever you're accosted with a problem, you don't have to keep running for solutions. You don't have to chase people for that. You got to see whether the problem fits into your values and principles that you uphold. If the problem fits into the values and principles, that is the answer. And that is what makes life more meaningful. And that you need to choose. It is not just a mere survival or a mere running behind materialistic things in life that matters. You are a human being. You need to have greater values. You know, I just remember somewhere in the 1970s, there was I remember a dialogue in that movie where the elder brother says, मेरा पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, पैसा है, तुम्हारा पास क्या है? And the younger brother says, मेरे पास माँ है. So you see, even after 50 years, people clap for that dialogue. That shows how powerful it is. So I keep thinking, what does that really mean? It means exactly what I'm trying to say. There is one brother who runs behind materialistic comforts in life. He runs behind his gadi, bank balance, aisho aram, everything. That is his life, that is his values, that is his principles. And you have yet another brother for whom the mother is the most important asset in his life. For him, there cannot be anybody greater than their mother. It is that life that he has chosen. It is that value and principles that he has chosen. And it is that value and principles that would ultimately guide you in life. It is never too late to ponder over these issues. You need not say that I have spent half my life. What's the point in having values and principles today? No. It's never too late. It's never too late to be a better human being. It's never too late to be a strong human being. And when I say strong, it means the inner strength that you possess. It is that inner strength that makes you strong. And it is a strong man that builds a strong institution.
And a strong institution builds a strong nation. Therefore, your focus should be on that and nothing else. So I beseech my dear members of the bar to adopt yourself, to have your values and your principles. I do not say that you must follow this principle or that principle. I am sure your conscience will guide you to that. But you must have the values and principles that you are guided by. Don't become a sheep, become a leader. And as I think Martin Luther King Jr., when he said that the tragedy of life is not the oppression and the cruelty of the bad people, but those people who silently bear it. Now that should not happen. And it will not happen if you are a man of stature, a man of integrity, a man of values. And that, my dear members of the bar, is what I want each one of you to become. And it is only then that we can build a strong institution. Laying a foundation stone and putting up a building is one part of it. The best of comforts are being offered through this building. It's almost a 7-story building with all the comforts that are required for a lawyer to prepare his case and to get ready in the courts. But ultimately, it is the man who sits in this building who makes the difference. And I want you and each one of you to make that difference, to build a strong institution. Thank you. थैंक यू सर। अपने कानूनी कौशल और अपने व्यवहार से न्याय जगत में न केवल मध्य प्रदेश में अपितु पूरे देश में माननीय न्यायाधिपति श्री जितेंद्र कुमार महेश्वरी जी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय महेश्वरी जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। माननीय महेश्वरी जी। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए ओम शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, इस प्रार्थना के साथ इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी मंचासीन हैं, प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश श्री रवि मैलीमठ साहब, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के चेयरमैन जस्टिस राजेंद्र मेनन साहब, प्रशांत सिंह जी, मेरे भ्राता न्यायाधीशगण, जबलपुर शहर के सांसद राकेश सिंह जी, न्यायाधीशगण, वरिष्ठ अधिवक्ता, साथी अधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता व उपस्थित अधिकारीगण, ग्रेसियस लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सोच रहा था कि महाधिवक्ता कार्यालय के साथ एक नाम लिखा था नव सृजन, और सृजन का मतलब कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, नव बिल्डिंग का। तो सृजन क्या है? जब मैं इस बात को सोच रहा था तो माननीय विवेकानंद जी का एक विचार और महात्मा गांधी का एक विचार, ये दोनों के विचार मुझे पढ़ने को मिले। विवेकानंद जी ने कहा था, एक विचार लो, उस एक विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, मस्तिष्क
मांसपेशियों में, नसों में, आपके शरीर के हर हिस्से में उस विचार को भरकर देखो और बाकी सभी विचारों को अकेला छोड़ दो। यही सफलता का मार्ग है। साइमल्टेनियसली महात्मा गांधी ने जो करके दिखाया या किया, बिल्कुल इसकी पैरोडी पे उन्होंने कहा, अपने विचारों को ध्यान से देखें क्योंकि वे आपके सब बन जाते हैं। अपने शब्दों को प्रतिबंधित करें और देखें क्योंकि वे आपके कार्य बन जाएंगे। अपने कार्यों पर विचार करें और उन पर न्याय करें क्योंकि वे आपकी आदत बन जाएंगे। अपनी आदतों को पहचानें और उन पर नजर रखें और अपने मूल्यों को समझें और अपनाएं क्योंकि वे आपकी नियति बन जाएंगे। ये दो विचार पैरेलल महाधिवक्ता कार्यालय में नवसृजन का संकेत मध्य प्रदेश शासन व हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश महाधिवक्ता कार्यालय दोनों के बीच की कड़ी। अब इस नवसृजन पर क्या क्या करना चाहिए, एक विचार जस्टिस मेनन साहब ने प्री लिटिगेशन मीडिएशन का दिया। ये नवसृजन में महाधिवक्ता कार्यालय कैसे हेल्पफुल हो सकता है। मध्य प्रदेश शासन हाईकोर्ट में या अन्य कोर्टों में बिगेस्ट लिटिगेंट, यदि डिपार्टमेंट वाइज, केसेस वाइज प्री लिटिगेशन मीडिएशन यदि स्टार्ट हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो प्री लिटिगेशन मीडिएशन में 50% लिटिगेशन कैन बी सबसाइडेड और जो कोर्टों का वर्डन है वो कहीं ना कहीं कम हो सकता है। इस नवसृजन में महाधिवक्ता कार्यालय, मुझे आज मालूम है, जितना मैं जानता हूं, आज प्रशांत जी 21वें महाधिवक्ता हैं और शुरुआत हुई थी एम अधिकारी साहब से, मैं यदि गलत नहीं कर रहा तो 1956 में। तो वहां से आज तक का सफर, एडवोकेट ऑफिस का रिनोवेशन हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद ये लैंड की जब बात आई थी, मुझे जस्टिस पॉल साहब अभी रिमाइंड कर रहे थे कि जब हम इस लैंड के बारे में मीटिंग ले रहे थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि यहाँ पर एक रूम की और व्यवस्था की जाना चाहिए क्योंकि हम इतने लेट आवर्स तक इसमें काम कर रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था और की जाना चाहिए। मुझे अभी रिमाइंड करा रहे थे कि भाई साहब जब हम इस मीटिंग को फाइनल कर रहे थे इस जगह को, तो हमने आपसे बात की थी लाइटर साइड में। बात निश्चित तौर पर यह है कि अधिवक्ता, एडवोकेट जनरल कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन और न्याय प्रक्रिया के न्यायालय, इस सब में वो एक गरीब आदमी जो सामने से देख रहा है, जिसको न्याय की जरूरत है, उसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। और यदि हम उसके लिए यदि वास्तव में काम करना चाहते हैं और इस नाम को सार्थकता देना चाहते हैं, इस नवसृजन को, तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, एक ही अनुरोध है कि हम कुछ ऐसा करें कि उस आदमी की आस्था, भरोसा और विश्वास हमारे ऊपर जो है वो बना रहे और इसमें हमारा सबका योगदान होना चाहिए। क्योंकि रहीम ने कहा था कि दीन सबन को लखत हैं, दीने लखे न कोई, जो रहीम दीने रखे दीन बंधु सम होए। अब आप सोच लीजिए आप सबको क्या करना है। अनुरोध प्रशांत सिंह जी से है, इस नवसृजन को साकार बनाएं और मैं ये मानता हूं कि अब नए स्टेप्स यहाँ कुछ लिए जाएंगे और इन्हीं के साथ मैं पूरी टीम को, प्रशांत सिंह जी को, सभी को बधाई देता हूँ कि आपने ये नया स्टेप शुरू किया और ये कार्यालय प्रारंभ करने की शुरुआत की। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप सब लोग। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय
मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान से मैं निवेदन करता हूं कि वे अपने उद्बोधन से हम सभी का उत्साह वर्धन करें। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जिन्होंने अभी गागर में सागर भर दिया और विचारों की ताकत हमें बताई, आदरणीय श्रीमान जस्टिस जी के माहेश्वरी जी, जिनके चेहरे पर तेज और वाणी में ओज हमने देखा और मूल्यों को कोई फिल्मी डायलॉग से समझा सकता है, ये पहली बार मैंने देखा। मेरे पास मां है, ऐसे हमारे चीफ जस्टिस आदरणीय मलिमत जी, हमेशा प्रसन्न रहने वाले, और मैंने मुस्कुराहट उनके होठों पर सदैव नाचते हुए देखी है, ऐसे आदरणीय मेनन जी, वो कृपा करके इस कार्यक्रम में पधारे। हमारे एडवोकेट जनरल प्रशांत जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राकेश जी, राज्यसभा की हमारी सांसद सुमित्रा जी, विधायक साथी इंदू जी, हमारे सभी परम आदरणीय न्यायाधिपतिगण, हमारे सभी सीनियर एडवोकेट, सभी अधिवक्ता बहनों और भाइयों, अभी विचारों की ताकत की यहां बात हो रही थी। सचमुच में दो उदाहरण से आपने जैसे समझाया, तो मेरे मन में भी जब मेनन जी ने कहा तो मुझे लगा कि केवल भाषण औपचारिक नहीं होना चाहिए। एडवोकेट जनरल के इस कार्यालय से नव सृजन महाधिवक्ता कार्यालय, नए सृजन की भी कुछ शुरुआत हो जाए। इसलिए एक तो मेरे मन में ये आ रहा है, अभी हमने पेशा जब एक्ट लागू किया तो मैं उसका उदाहरण आपको देना चाहता हूं। हमने पेशा ब्लॉक के गांव में एक शांति और विवाद निवारण समिति बनाई, क्योंकि पेशा के नियमों में इसका प्रावधान है कि हर छोटा मोटा मामला थाने में क्यों जाए, पुलिस एफआईआर क्यों लिखे, गांव के लोगों की एक समिति होगी, वो बैठेगी और विवाद निपटाएगी, और विवाद ना निपटे तो फिर एफआईआर हो। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, ट्राइबल क्षेत्रों में विवाद और शांति निवारण समिति ने कई मामले गांव में ही निपटा दिए। ये मेरे लिए भी प्रेरणा की बात है, और सचमुच में मुझे और ये लगा कि अगर हम लोगों की ताकत पहचाने और उन्हें अधिकार संपन्न करें तो चमत्कार हो सकता है। और इसलिए मेनन जी ने प्री लिटिगेशन मीडिएशन की बात कही है, इस बात में मैं बहुत वजन मानता हूं। मैं जी के माहेश्वरी जी से बात कर रहा था, उनने भी कहा कि होना चाहिए, और इसलिए हमारे चीफ जस्टिस साहब भी यहां बैठे हुए हैं, इसका कोई मॉडल हम बनाएं। और मुझे लगता है कि ये शांति और विवाद निवारण समिति केवल ट्राइबल विलेजेज में, आदिवासी गांव में क्यों, क्या इसका स्वरूप बदल के हम हर एक गांव में कोई ऐसी रचना कर सकते हैं कि छोटे मोटे विवादों को कोई वैधानिक स्वरूप किसी समिति को देके वहीं निपटाने की व्यवस्था कर दें, अगर निपट सके तो मैं समझता हूं कि गांव में न्याय के लिए क्रांतिकारी कदम हो सकता है। लेकिन आप सब विशेषज्ञ बैठे हैं, प्री लिटिगेशन मीडिएशन के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, उसका अगर एक कोई आप मॉडल बना के तैयार करें तो फिर मिलकर उसको लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रशांत सिंह जी, आज के इस भूमि पूजन की सार्थकता और कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। हम सब जानते हैं कि महाधिवक्ता कार्यालय न्यायपालिका और सरकार के बीच में एक सेतु का काम करता है। हमने देखा था महाधिवक्ता कार्यालय, एक बार मुझे पिछले टर्म में लाए थे तो मैंने अपने सभी साथियों को, रूम कम लगे मुझे, दड़वे जैसे ज्यादा लगे। जिस हालत में बैठ के काम करना पड़ता था, जगह नहीं थी, स्पेस नहीं था। आज जमाना बदल गया, बदलते जमाने की जो आवश्यकताएं हैं उनकी वहां पूर्ति नहीं थी, और इसलिए जब
प्रशांत सिंह जी ये विचार लेके आए तो मन में लगा कि आज अत्याधुनिक, आध्यात्मिक का मतलब ये नहीं है कि हम कोई उसको ऐसा बनाए कि जिसमें सुख सुविधाओं का इंतजाम हो, लेकिन आज की जरूरतों को पूरा करने वाला महाधिवक्ता कार्यालय होना चाहिए। अब ये भी विचार था माहेश्वरी जी, विचार डाला और विचार मन में आए तो क्रियान्वित हो गया। अब एक विचार हमारे चीफ जस्टिस साहब के मन में है, उनने मुझे बताया है, तो मैं सोच रहा हूं कि अब एडवोकेट जनरल कार्यालय के बाद हाई कोर्ट की एनेक्सी का भी निर्माण अगर आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बेहतर हो जाए तो आज के कार्यक्रम की सार्थकता और बढ़ जाएगी। और इसलिए मैं उनसे बात कर रहा था, तब यही बात कर रहा था कि अब ये प्रॉपर टाइम है कि आज हमारे जो माननीय न्यायाधिपतिगण हैं उनको बैठने से लेकर और बाकी जो न्याय के लिए जरूरी चीजें हैं वो देने के लिए जो आवश्यकता हो वो हम पूरी करने का प्रयास करें। बाकी सैद्धांतिक उद्बोधन मलिमत जी ने भी सचमुच में लग रहा था कि जैसे सरस्वती जी उनकी वाणी से बोल रहे हैं। और आपने तो, मैं स्वामी विवेकानंद जी को बचपन से पढ़ता रहा हूं। मैं सच आज बताता हूं आपको, मैं जीवन में अगर कुछ कर पाया तो दो चीजें। एक, स्वामी विवेकानंद जी को मैंने 3-4 पंक्तियां वो मेरे दिल और दिमाग में बैठ गई जो बचपन में मैंने पढ़ी थी। उन्होंने कहा, मनुष्य को कि तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो और अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। तभी से मेरे मन में बैठ गया कि निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। ईश्वर के अंश का मतलब वही होता है। अगर हम सोच लें, चाह लें तो बड़े से बड़ा काम किया जा सकता है। और उसी विचार ने मुझे और काम करो और काम करो, तो मैं तो एक गांव में पैदा हुआ था, प्रेरित किया। तो विचारों की ताकत सचमुच में अनंत है और इसलिए ऐसे विचारों को न्यायपालिका के क्षेत्र में भी जहां जहां आवश्यकता हो, जैसे एक विचार आया कि अंग्रेजों के जमाने के कानून बने हुए जो अब आज कालवाह हो गए, जिनकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने यह तय किया कि ऐसे कौन कौन से कानून हैं जिनकी आज जरूरत ही नहीं। अब उनमें से सैकड़ों कानून निरस्त किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी हमने वो कोशिश की भाई, जो 1840 में, 50 में, 1900 में जो चीजें प्रासंगिक थी आज नहीं है तो उसको हम समाप्त करने का काम करें। एक विचार हमारे पास याद ही रहता कि कोर्ट के ऊपर जो मुकदमों का वजन है, जो बोझ है हमारे ऊपर, उसको कम कैसे किया जाए। और ये सचमुच में कई बार हम लोग कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि देरी से न्याय वास्तव में न्याय नहीं होता, लेकिन इतने मुकदमे लंबित है। अब उसके बारे में भी तेजी से सोच के और कैसे हम जल्दी, अब उसमें लोक अदालत, उसका एक रास्ता था जो खोदा और मध्य प्रदेश ने लोक अदालत के क्षेत्र में भी निश्चित तौर पर बहुत अच्छा काम किया। उसको और हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में भी हमको विचार करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल में एक मंत्र दिया न्याय के संबंध में, अमृत काल की न्याय व्यवस्था, और उसके 6 कुल मिला के मुख्य स्तंभ। एक, सभी के लिए न्याय, दूसरा आसान न्याय, तीसरा त्वरित न्याय, चौथा सस्ता न्याय, पांचवा गुणवत्तापूर्ण न्याय और छठवां जो बहुत महत्वपूर्ण है, आम आदमी को समझ में आने वाली सरल भाषा में न्याय। देखिए, एक बड़ी विसंगति है। गांव का धन्नू कल्ला पन्नू मन्ना वो कोर्ट के फैसले को नहीं पढ़ सकता अगर वो अंग्रेजी में होता है। मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूं, मैं किसी भाषा के विवाद की बात नहीं कर रहा। अंग्रेजी का अपना महत्व है, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो अपना महत्व। लेकिन हम जिस प्रदेश में रहते हैं, अगर कर्नाटक में है तो कन्नड़ है, तमिलनाडु में रहते हैं तो तमिल है। अंग्रेजी को सब नहीं जानते आज भी, बड़ी संख्या नहीं जानती आज भी। मैं आपको केवल एक उदाहरण, ज्यादा समय नहीं लूंगा। पिछले साल 2 साल हो गए, एक बच्चा मेरे पास आया जिसका मेडिकल में एडमिशन हुआ था। 1 साल के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। मुझे मिला तो मैं नाराज हुआ कि बेटा बात क्या है, तुम्हारा नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, मेरिट के आधार पर एडमिशन हुआ और तुमने पढ़ाई छोड़ दी। उसने जो बात कही वो आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। उसने कहा, मामा मैं तो सरकारी स्कूल में हिंदी में पढ़ा, जब मैं क्लास में गया तो वहां पढ़ाई अंग्रेजी में होती थी
और अंग्रेजी मेरी समझ में नहीं आती थी, तो अंततः परेशान होके मैंने पढ़ाई ही छोड़ दी, वो छोड़ के चला गया सब। और तब हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा हम हिंदी में भी देंगे, और हिंदी के पाठ्यक्रम तैयार कर दिए हमने मध्य प्रदेश में। तो कुल मिला के सबके समझ में आए, तो उस दिशा में प्रयास हमारे हाईकोर्ट भी कर रहे हैं और बाकी भाषा, हिंदी भाषा में भी न्याय होने लगा। तो ये चीजें न्याय को जनता के और निकट पहुंचाने का काम करेगी। बहुत लंबी बात करने के बजाय मैं तो सचमुच में मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट पर हमको गर्व है। यहाँ की परंपराएं, यहाँ के जीवन मूल्य सचमुच में गौरव करने के लायक है। एक अलग मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की पहचान है। और वैसे ही मैं देखता हूं कि एडवोकेट जनरल कार्यालय भी, कई बार आपकी प्रशंसा करने का अवसर नहीं मिलता, लेकिन कई बार जटिल मुकदमों में भी पूरी मेहनत से काम करके सरकार के पक्ष को जिस ढंग से आप सामने रखते हैं, मैं आज उसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। और नए एडवोकेट जनरल कार्यालय के लिए बधाई। और जल्दी जब हमारे चीफ जस्टिस साहब से चर्चा करके हम लोग कोशिश करेंगे कि एक और भूमि पूजन के कार्यक्रम में हम लोग इकट्ठा हों। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्मृतियां ही कार्यक्रम की धरोहर हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए माननीय महाधिवक्ता महोदय जी से निवेदन करूंगा कि मंचासीन सभी अतिथियों को शॉल एवं स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें एवं श्रीमद् भागवत गीता की एक प्रति भी प्रदान करें। आभार प्रकट करने हेतु श्रीमती जानवी पंडित अतिरिक्त महाधिवक्ता जी को आमंत्रित करता हूं। नमस्कार। आज हम सब महाधिवक्ता कार्यालय के भूमि पूजन के इस गौरवशाली क्षण के साक्षी बने हैं। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी,
कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री जे.के. माहेश्वरी जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति माननीय श्री रवि मलिमठ जी, कार्यक्रम के अतिथि अध्यक्ष सशस्त्र बल न्यायाधिकरण माननीय श्री राजेंद्र मेनन जी, आप सबने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है और हमें गौरवान्वित किया है। आप सबके प्रति महाधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह जी की ओर से और समस्त महाधिवक्ता कार्यालय की ओर से मैं आभार प्रकट करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तिगण, आप सबके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। न्यायपालिका